नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ में 6 और कोरोना मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर चले गए हैं और अब इस तरह राज्य में सिर्फ 10 कोरोना मरीज बचे हैं। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए रायपुर एम्स में कोरोना वार्ड बनाया गया है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के खिलाफ वैसे तो कई लोग अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर मरीज की सेवा में लगभग 35 डॉक्टर, 60 नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ और 20 अन्य स्टाफ 24 घंटे दिन रात लगे हुए हैं। सही प्लानिंग, मैनेजमेंट और आपसी तालमेल के कारण अब तक यहां से 21 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना को मात देने का सिलसिला जारी है। रायपुर एम्स के कोरोना वॉरियर्स का कमाल है कि आज फिर 6 मरीज ठीक होकर घर चले गए। छत्तीसगढ़ में अब तक 23 मरीज ठीक हुए हैं, जिनमें से 21 मरीज एम्स रायपुर से ठीक होकर घर गए हैं। अकॉर्डिंगली टू ICMR गाइडलाइंस, सो ये ट्रीटमेंट अभी हमारा डायरेक्टर सर जैसे बोला है, इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं, वैक्सीन कुछ नहीं, स्टिल देम वी आर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करा है। जिसको बुखार है पैरासीटामोल, किसको अजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक देते हैं और प्रोफाइलैक्टिक हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं। सो अकॉर्डिंगली ICMR गाइडलाइन विल फॉलोइंग दैट। एम्स के साथ ही एक मरीज राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज और एक अपोलो हॉस्पिटल से ठीक होकर घर गया है। अगर पिछले 48 घंटों की बात करें तो 13 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। आज का अपडेट आप सभी की जानकारी के लिए, तो कुल 33 प्रभावित लोगों में से अब 10 बचेंगे एम्स में। एम्स प्रबंधन ने अलग अलग विभागों के वरिष्ठ चिकित्सकों को मिलाकर एक टीम बनाई है, जो भविष्य में आने वाले कोरोना वायरस के किसी भी संदिग्ध रोगी का इलाज करेंगे। इसके लिए एम्स पूरी तरह से तैयार है। स्टार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। रायपुर में आज शाम 5 बजे से 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन लागू हो गया है। अब दूध, दवा, LPG गैस और पेट्रोल पंप जैसी जरूरी सुविधाओं के अलावा सारी दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान सब्जी, किराना और फल दुकान भी बंद रहेगी। इससे पहले सुबह पुलिस और जिला प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। शहर के अलग अलग मार्गों पर ये फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों पर कार्रवाई भी की गई। इस फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस ने ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर टोटल लॉकडाउन के दौरान बेवजह लोग अगर घर से बाहर निकले तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के फ्लैग मार्च के दौरान बेवजह घूम रहे लोगों को इधर उधर भागते भी देखा गया। नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, भीड़ बढ़ाई जा रही है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में पूरे छत्तीसगढ़ को 3 जोन में बांट दिया गया है और अब इसी के तहत निगरानी की जाएगी। 3 जोन को रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर कोड दिया गया है। अधिक संख्या में केस मिलने वाले कोरबा जिले को अति संवेदनशील यानी कि रेड जोन में रखा गया है। जिन जिले में अंतिम 14 दिनों से एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिले हैं, उन जिलों को संवेदनशील यानी कि ऑरेंज जोन में रखा गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर जिले इस जोन में हैं। इसके अलावा बचे हुए जितने भी जिले हैं जहां तक अभी जो सैंपल लिए गए हैं उनमें एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया है, ऐसे जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। आने वाले दिनों में शासन जोन के आधार पर लॉकडाउन में ढिलाई बरत सकती है। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी का कहना है कि कोरबा में लगातार मरीज मिले हैं, ऐसे में विभाग की विशेष नजर है, लेकिन उन जिलों की भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है जिनमें 14 या फिर उससे ज्यादा दिनों से पॉजिटिव केस नहीं मिले हैं। रायपुर राजधानी है। दुर्ग में एक कोरोना पॉजिटिव शुरू में पाया गया था। अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो जोन में बांटे गए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र कोरबा जिला रेड जोन में है। ऑरेंज जोन में दुर्ग और राजनांदगांव और बिलासपुर है। सरकार का भी ये सोचना है, प्रशासन का भी ये सोचना है कि थोड़ी सख्ती हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल पढ़ई तो हर द्योहार की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने एक ऑनलाइन संपूर्ण ई-लर्निंग पोर्टल विकसित कर लिया है। सीएम ने अपने पत्र में लिखा है कि हिंदी भाषाई राज्यों में इस पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए हमारे अधिकारी एक डेमो भी दे सकते हैं। सीएम ने बताया कि इस पोर्टल से विद्यार्थियों को पढ़ने तथा सीखने की सभी सुविधाएं ऑनलाइन मिलती है। सभी कक्षाओं और विषयों के वीडियो लेक्चर सिलसिलेवार उपलब्ध हैं, जिन्हें विद्यार्थी अपनी सुविधा से देख सकते हैं। इसी प्रकार
पाठ्यक्रम को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए ऑडियो और पीडीएफ के रूप में भी बहुत अच्छी सामग्री उपलब्ध है। सामाजिक संस्थाओं की ओर से लॉकडाउन में राशन सामग्री के वितरण पर लगी रोक को लेकर भाजपा ने अब मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने इसे लेकर कलेक्टर से शिकायत की है। उनका कहना है कि शासन द्वारा प्रशासनिक अमले के जरिए राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है, पर प्रशासनिक अमला हर जगह नहीं पहुंच पा रहा है और इसकी वजह से जरूरतमंद लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। लिहाजा सामाजिक संस्थाओं को राहत सामग्री बांटने की अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं भाजपा ने शराब दुकानों को पूरी तरह से बंद करने की भी मांग उठाई है। हमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन को सौंपा है। सहायता पहुंचाने के लिए मना कर दिया गया है। हम मांग करते हैं कि इस पे गंभीरता से विचार हो कर एक अच्छा निर्णय हो। जो लोग जरूरत है तो उनसे हमारे आदमी जाकर संपर्क कर रहे हैं और उनको राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ पर कंट्रोल रूम स्थापित है, वहाँ पर भी लोगों को फोन आता है तो वहाँ पर भी अपने पटवारी है, सचिव है, उनको भेजकर सत्यापन करा रहे हैं। उसके बाद उनको आवश्यकता अनुसार राशन मुहैया कराया जा रहा है। जब आगे विचार करने लायक है सर, जो उन्होंने मांग की है सर? नहीं, ये तो शासन स्तर से संबंधित है और उसको विचार करना है कि नहीं करना है, गवर्नमेंट से ही निर्णय होगा। लॉकडाउन में फंसे होने के कारण कई लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पलायन भी जारी है और इसी क्रम में रायपुर में काम करने वाले 20 मजदूरों का दल भाटापारा पहुंचा। ये दल रायपुर से एमपी के शहडोल पैदल ही जा रहा है। इन्हें शहडोल जाने के लिए लगभग 250 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। मजदूरों ने कहा कि उनका ठेकेदार लॉकडाउन में फरार हो गया है। उन्हें 14 अप्रैल को लॉकडाउन खुलने की उम्मीद थी, लेकिन 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने और पैसे नहीं होने से रायपुर में उनका रहना कठिन हो रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि रायपुर से भाटापारा और यहां से शहडोल जा रहे इस दल को प्रशासन ने आखिर अब तक क्यों नहीं रोका। रायपुर से मैं काम करने गया रहा है, कोरोना के हिसाब से काम भी बंद हो गया। 2-4 दिन काम करने पाया और नहीं ठेकेदार चला गया, 2 पैसा कमाया, पूरी पैसा बढ़ा गया, ठेकेदार भाग गया। बिहार के आई से न फोन नंबर दे गया न कुछ दे गया, वही 2 पैसा कमाया, उसको खाया पिया, वैसे चलते आया। रायपुर से आ रहे हैं। कहाँ जाओ? जाना है शहडोल जिला। क्या करते थे रायपुर? उधर काम करते थे सर। तो आप लोग वहाँ से क्यों आ गए? अभी तो स्थायी रहने के लिए बोला गया। उधर स्थायी रहने को बोला गया था सर, पर उधर राशन पानी भी नहीं मिल रहा था, दुकानें बंद हो रहे थे। लॉकडाउन की अवधि में राजधानी के लोगों को फल सब्जी घर बैठे ही उपलब्ध हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज फल सब्जी ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट सीजी हाट का लोकार्पण किया है। लॉकडाउन की अवधि में फल सब्जी आदि की दुकानें खुली रहने की अनुमति दी गई है, लेकिन फिर भी फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए इस सेवा की शुरुआत की गई है। फल सब्जी के वेंडर जो इस पोर्टल के माध्यम से सेवा देना चाहते हैं वो इस पर ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ग्राहकों के लिए भी पंजीयन निःशुल्क है। फिलहाल इसकी सेवाएं रायपुर शहर में उपलब्ध है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर प्रदेश के सभी बड़े शहरों में इस ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। जल्द ही दूध, किराना सामान, कपड़े, शहद, वनोपज, अंडा आदि भी यहां से मिलेगा। धमतरी में कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। यहां विदेश से आने वाले लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। साथ ही जिले में अब तक कुल 101 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि यहां एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रायपुर एम्स भेजे गए 101 सैंपल में सभी मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही जिले में 2100 से ज्यादा लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। यहां प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की सलाह लगातार लोगों को दी जा रही है। साथ ही सभी से अपील की जा रही है कि वो स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करें और घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। इसके अलावा दूसरे जिले और राज्यों से आने वाले लोगों पर भी खास नजर रखी जा रही है। वो सभी 101 सैंपल जो है वो निगेटिव आए हैं। ऐसे ही हम रैंडम सैंपल आगे भी भेजते रहेंगे जब तक कि हमें ये कंफर्म ना हो जाए कि हमने पूरे जिले के सैंपल्स भेजे हैं और सारे लोगों को हमने जो है वो सुरक्षित कर लिया है। तब तक ये सैंपल भेजने का सिलसिला हम लगातार जारी रखेंगे।
कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाव से रोकने के लिए अब ज्यादा से ज्यादा संदिग्धों की टेस्टिंग जरूरी हो गई है और इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में भी पूल सैंपलिंग शुरू करने की तैयारी की है। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव बनाकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पास भेजा है। पूल सैंपलिंग में एक साथ कई लोगों के सैंपल को लेकर उसे मिला दिया जाता है और उसके बाद उसका टेस्ट किया जाता है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो मतलब किसी भी मरीज को कोरोना पॉजिटिव नहीं है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर सभी संदिग्धों का अलग अलग दोबारा टेस्ट किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक के मुताबिक एक पूल में कितने संदिग्धों का सैंपल लेना है और कितनी मात्रा में रिएजेंट्स डालने हैं, इसके लिए ICMR की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। ICMR से उन्होंने डिटेल SOP मांगा है पूल सैंपलिंग का, जैसे कौन सा केमिकल, कौन सा रिएजेंट कितने मात्रा में लगाना है, वो अपेक्षित है। जैसे उनके पास ये डिटेल गाइडलाइन आ जाएगा वो तत्काल शुरू कर देंगे। कोरोना वायरस के चलते देश भर में किए गए लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। हवाई यात्री की लगातार शिकायतों के बाद नगर विमानन मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है और सभी एयरलाइंस को लॉकडाउन पीरियड के दौरान की जो टिकट के लिए जो पैसे लिए गए थे उसको रिफंड करने के अब निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में यात्रियों द्वारा रिफंड की एप्लीकेशन जमा करने के 3 हफ्ते के अंदर राशि वापस करने को कहा गया है। हम आपको बता दें कि पहले 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया था, जिसके बाद अब इसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि किसानों को धान MSP की अंतर राशि देने के लिए सरकार गंभीर है। उन्होंने बताया कि राशि देने के लिए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में इस योजना की अनुशंसा कर दी गई है। अब कैबिनेट में अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। भगत ने बताया कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में धान का दाम 2500 रुपए देने का वादा किया, जिसे हम पूरा कर रहे हैं। धान MSP अंतर राशि देने के लिए बजट में राशि स्वीकृत कर ली गई है, जिन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दी जाएगी। भगत ने बताया कि कोरोना के चलते सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें 1 महीने का राशन दिया जाएगा। धान पे अंतर की राशि का भुगतान भी करने के लिए सरकार गंभीर है और जो कमेटी माननीय कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में बनाई गई है उसकी मीटिंग भी हो चुकी है और उसके अनुशंसा भी हो गए हैं। अब कैबिनेट में उसको अंतिम रूप दिया जाना है। जब कैबिनेट की बैठक होगी उसमें उसको स्वीकृति मिलेगी और इसके बाद उसको आगे लागू किया जाएगा। मासूम के निर्देशों के बाद अब रायगढ़ जिले में भी 10वीं 12वीं बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य की तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने 400 शिक्षकों की सूची तैयार की है, जिन्हें मूल्यांकन के लिए घर पर ही उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जाएगी। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं को सेंट्रलाइज कर वितरण किया जाए। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखा है। उन्होंने CBSE की कक्षा 9वीं और 10वीं में संस्कृत विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि संसद के दोनों सदन में 3 संस्कृत विश्वविद्यालय का बिल पास किया गया है, लेकिन उनकी मांग है कि पहले स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाए, तभी तो ये छात्र आगे जाकर कॉलेजों में संस्कृत पढ़ेंगे। 9वीं एवं 10वीं में संस्कृत को अनिवार्य नहीं किया गया है। 18 विषय ऑप्शनल है, जिसमें एक विषय संस्कृत भी है, जिसका न परीक्षा होगा, न पढ़ाई होगी और न ही उसकी अंक सूची में कोई मूल्यांकन नहीं होगा। तो ऐसे में कौन बच्चा संस्कृत विषय पढ़ेगा। लॉकडाउन में प्रदेश में सभी शराब दुकानें बंद है। ऐसे में अब गांव में लोगों ने अवैध शराब का कारोबार शुरू कर दिया है। देसी महुआ शराब बनाकर ये शराबियों को बेच रहे हैं। यही नहीं, शराब को शहरों में भी खपाया जा रहा है। छापे के दौरान पुलिस पर कई जगह शराब कोचिए हमला भी कर रहे हैं। बीती रात कोटा क्षेत्र में एक ऐसे ही मामले में छापेमारी करने गई आबकारी की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हालांकि इसके बाद भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। जिले में आज की स्थिति में करीब 55 मामले आबकारी के अलग अलग थानों में दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें महुआ शराब, महुआ लहान सहित कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
पुलिस लगातार पतासाजी कर कार्रवाई की है। लॉकडाउन से लेके अब तक पूरे ज़िले में कल दिनांक तक 55 प्रकरण दर्ज किए गए थे। कोटा में कल आबकारी विभाग जो अवैध शराब पकड़ने गई थी उन पर आरोपियों ने हमला कर दिया था, उस पर थाने में विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। बस्तर के दरबा डिवीजन में नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप लगाकर एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया है और अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है। भडरी मऊ में जिस शख्स को नक्सलियों ने मार दिया वो ग्रामीण संगम का सदस्य बताया जा रहा है। साल 2016 में उसने आत्मसमर्पण किया था। देर रात 15 से 20 की संख्या में पहुंचे माओवादियों ने उसे घर से बाहर निकाला और कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी जान ले ली। मृतक का नाम माशा बताया जा रहा है। वन विभाग की टीम ने बलौदा बाजार के बमनमुड़ी के पास 3 किलो चीतल का मांस समेत आरोपी आरक्षक को हिरासत में लिया है। टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को रंगे हाथ धर दबोचा। उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं आरोपी आरक्षक चंद्र कुमार बघेल ने अपराध कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस प्रकरण में और भी आरोपी है जो फरार है, जिन्हें जल्द हिरासत में लिया जाएगा। आरोपी पहले सलीहा थाना बिलाईगढ़ में पदस्थ था। अनियमितता के चलते उसको लाइन अटैच किया गया था। पूरा मामला बलौदा बाजार वन परिक्षेत्र का है। कोरोना वायरस से संक्रमण के बचाव के लिए जहां सरकार दिन रात एक कर रही है, वहीं कुछ पुलिस वाले और कांग्रेसी नेता सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर शराब तस्करी के अवैध कारोबार से मालामाल हो रहे हैं। ऐसे एक पुलिस तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है लोरबी पुलिस ने, जिसमें युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल सिंह समेत एक पुलिस आरक्षक और वाहन चालक को शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 पुलिस आरक्षक मौके से फरार हो गए हैं। सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं डीजीपी ने मामले में संज्ञान लेते हुए तीनों आरोपी आरक्षकों को निलंबित करने के आदेश जिले के एसपी को दे दिए हैं। कुल 5 व्यक्ति थे। 2 जो इसमें से व्यक्ति थे लोकेश राजपूत और राजेंद्र यादव मौके से फरार हो गए रात में अंधेरा का फायदा उठा के। बाकी तीनों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इसमें पुलिस के 3 कर्मचारी शामिल थे, जिसमें से एक को अरेस्ट किया जा चुका है और 2 की सरगर्मी से तलाश की जा रही है जो फरार है। इनके खिलाफ भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद के सिरपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों के आतंक से लोग दहशत में हैं। 23 हाथियों का दल 7 दिन से महानदी के किनारे बसे गांव में जो फसल लगी हुई है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीती रात 2 हाथी बंदोरा से निकलकर खड़सा सेनकपाट हरदीडी कागडी गांव के फसल को रौंद कर आगे बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ वन विभाग हाथियों को खदेड़ने में लगा हुआ है। बता दें कि इस परिक्षेत्र में 52 गांव आते हैं। बार नया पारा वन परिक्षेत्र से सटे होने के कारण वन्य प्राणी अक्सर पानी की तलाश में भटक जाते हैं और यहां पहुंच जाते हैं। लापता हुए दूसरी रात किया था। धमतरी जिले के नगरी सिहावा क्षेत्र में तेंदुए के चलते दहशत का माहौल देखा जा रहा है। तेंदुए ने क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। ये तेंदुआ क्षेत्र के सेमरा गांव के पहाड़ियों में देखा गया है, जिससे ग्रामीण खासे परेशान है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते सड़कों में आवाजाही भी बंद है, जिसके चलते जंगली जानवर अब सड़क पर निकल रहे हैं। ग्राम रतावा में कुछ दिनों पहले तेंदुए ने एक मासूम बच्चे को उठाकर ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन ग्रामीणों के चिल्लाने के बाद तेंदुआ बच्चे को छोड़कर भाग गया था। इसके साथ ही ग्राम उमर गांव में इस तेंदुए ने 2 बछड़ों और एक कुत्ते का शिकार किया था। क्षेत्र में तेंदुआ नजर आने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दे दी है। डीएफओ ने जंगल में अकेले नहीं जाने और रात में घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए क्षेत्र में मुनादी कराने की बात कही है। तो हमारे गांव में तेंदुआ के माहौल है एकदम, मतलब एकदम खुंखाट है, कुछ चिल्लाते यहाँ आते और मतलब ऐसे कि एकदम दहशत है। एक तो हावे मई और 2 पीला हावे। दहशत के माहौल है यहाँ सेमरा में, बहुत ज्यादा दहशत है। शाम को डेली तालाब किनारे पीछे डोंगरी के नीचे तालाब है, वहाँ उतरते। हमारे क्षेत्र में भी बहुत दहशत के माहौल है। अभी बीच में रतावा में बच्चल उठा के ले गई। नगरी परिक्षेत्र में तेंदुओं का आमद देखा गया है। इसमें विभाग के जो यहाँ के स्थानीय रेंज अफसर है उनके अगुवाई में दलों का गठन किया गया है। उन लोग लगातार स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और गश्त कर रहे हैं। गाँव वालों को समझाया जा रहा है कि अकेले जंगल में न जाएं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24 और घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।